हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। ईरान की बर्बादी ने दुनिया को दिखा दिया, परमाणु हथियार हासिल करना अब बच्चों का खेल नहीं। दुनिया अब जान चुकी है, अगर आप अमेरिका के साथ नहीं हैं तो आप परमाणु हथियार नहीं बना सकते। ईरान ने कोशिश की, सालों तक परमाणु संयंत्र बनाए, वैज्ञानिकों की टीम खड़ी की, लेकिन क्या हुआ? इजराइल ने एक एक करके उसके वैज्ञानिक उड़ाए, सेना प्रमुखों को मार गिराया और अमेरिका ने साथ आकर पूरा ईरान हिला डाला। रूस और चीन तमाशबीन बने रहे, बयान दिए, सहानुभूति जताई, लेकिन जमीन पर एक कदम भी नहीं बढ़ाया। ईरान के साथ हुआ हाल ये बताने के लिए काफी है कि अब बिना अमेरिका की परमिशन के परमाणु ताकत बनने का सपना सिर्फ एक मृग तृष्णा है। जापान, जर्मनी या दक्षिण कोरिया भी अब अगर ये सपना देखते हैं तो पहले उन्हें व्हाइट हाउस के दरवाजे पर कृपया अनुमति दें लिखकर खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन भारत ने क्या किया था? भारत ने तो उसी अमेरिका को चकमा दे दिया था, उसकी सैटेलाइट्स को गुमराह किया, उसकी एजेंसियों को उलझा दिया और पोखरण की तपती रेत पर परमाणु बम का ऐसा धमाका किया कि पूरी दुनिया की आंखें खुल गईं। न ब्रिटेन की हिम्मत हुई रोकने की, न अमेरिका कुछ कर पाया। क्यों? क्योंकि भारत ने वो खेल खेला जिसमें बुद्धि, धैर्य, गोपनीयता और समय सभी कुछ एक साथ था। अब वही खेल हमें एक और मोर्चे पर खेलना होगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी वीटो पावर पाने के लिए। अगर भारत को आज दुनिया में अपनी आवाज बुलंद करनी है तो फिर से वही चालें, वही रणनीति और वही जिगर दिखाना होगा। आज विस्तार से जानेंगे कि भारत ने अमेरिका समेत पूरे महाशक्तियों के कैसा चकमा देकर अपना परमाणु हथियार हासिल किया था। याद कीजिए, 1947 में भारत टूटा हुआ था, खजाना खाली था, जख्म गहरे थे, लेकिन इरादे उससे भी ऊंचे थे। अंग्रेजों ने जाते जाते देश की आत्मा को चीर दिया था। विभाजन, दंगे और करोड़ों विस्थापित लोगों का दर्द, ये वो आग थी जिसमें नया भारत तप कर निकल रहा था। और इसी बिखरे हुए भारत में जवाहरलाल नेहरू ने एक सपना देखा, परमाणु ऊर्जा सिर्फ रोशनी के लिए नहीं बल्कि भारत की रक्षा के लिए भी चाहिए। नेहरू जानते थे कि दुनिया के पावरफुल देश सिर्फ दोस्ती के लिए दोस्ती नहीं करते। उन्हें यह भी समझ था कि अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान को गले लगाया है ताकि भारत को काबू में रखा जा सके। इसलिए पंडित नेहरू के दिमाग में एक ही बात थी, जो देश अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकता उसकी आजादी भी उधार की होती है। अमेरिका और ब्रिटेन को डर था कि भारत एक दिन उनका इतिहास बदल देगा। उन्होंने देखा था कि भारत ने सदियों तक विज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र और दर्शन में पूरी दुनिया को राह दिखाई थी। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि यही भारत अब फिर उठे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को मोहरा बना लिया। F-16 हो या आर्थिक मदद, सब कुछ पाकिस्तान की झोली में गिरने लगा। भारत के खिलाफ कभी चीन ने पाकिस्तान को मोहरा बनाया तो कभी अमेरिका ने, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत धीरे धीरे परमाणु ताकत की ओर बढ़ रहा है, शांतिपूर्वक मगर आग अपने अंदर छिपाए हुए। 1974 में पोखरण 1 और फिर 1998 में पोखरण 2। दुनिया चौंक गई। भारत ने ये नहीं दिखाया कि उसके पास बम है, भारत ने ये दिखाया कि भारत कभी फिर गुलाम नहीं बनेगा। अमेरिका ने काटसा की धमकी दी, दुनिया भर में प्रतिबंधों की बाढ़ आ गई, लेकिन भारत झुका नहीं, क्योंकि अब हम जानते थे जब तक देश की सुरक्षा अपने हाथ में नहीं तब तक विकास भी दूसरों की मर्जी से होता है। नेहरू जी ने अगर परमाणु ऊर्जा को गांव गांव की रोशनी के लिए देखा तो मन में यह भी तय कर लिया कि एक दिन जरूरत पड़ी तो भारत को बम भी बनाना होगा। साल 1948 में नेहरू ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन की नींव रखी। नेतृत्व मिला होमी जहांगीर भाभा को। ट्रांबे में वैज्ञानिकों का किला बना। योजना साफ थी। स्टेप 1, भारी जल रिएक्टर से प्लूटोनियम निकालना। स्टेप 2, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से ईंधन बढ़ाना। स्टेप 3, थोरियम से सस्ता, शक्तिशाली और देसी न्यूक्लियर फ्यूल तैयार करना। साल 1955 में CIR-US रिएक्टर आया कनाडा से, भारी जल आया अमेरिका से, लेकिन उससे निकला प्लूटोनियम भारत चुपचाप बम के लिए जमा करता रहा। उस समय दुनिया में 5 देश ही थे जिनके पास बम था, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। और ये सब चाहते थे कि कोई नया देश इस क्लब में न घुसे, लेकिन भारत ने घुसपैठ की। 1974 में पोखरण 1 और फिर 1998 में पोखरण 2। पूरी दुनिया हिल गई। आज भी वही 5 देश वीटो पावर के साथ बैठे हैं और किसी भी कीमत पर भारत को अंदर नहीं आने देना चाहते। लेकिन क्या भारत झुकेगा? बिल्कुल नहीं। भारत को वही करना होगा जो उसने परमाणु हथियारों के साथ किया था, राजनयिक छलांग, सामरिक तैयारी और आत्मनिर्भर इकोनॉमी। अगर दुनिया अगला वर्ल्ड वॉर लड़े तो भारत सिर्फ दर्शक नहीं, सबसे बड़ा निर्णायक बने। वीटो पावर मांगने से नहीं, मजबूर करने से मिलेगी।
इसके लिए भारत को चाहिए दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना, सबसे बड़ी फौज, सबसे ताकतवर नेवी और ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों से लैस राष्ट्र बनना। नेहरू ने जो सपना देखा, मोदी उसे विस्तार दे रहे हैं। अब समय है अगला कदम उठाने का, वीटो पावर को छीनने का। 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया तो हमारे जवानों को पीछे हटना पड़ा। ये सिर्फ युद्ध में हार नहीं थी, बल्कि भारत की सुरक्षा सोच को झकझोर देने वाला झटका था। उसी हार ने दिल्ली को नींद से जगाया। 2 साल बाद चीन ने लोकनूर में परमाणु विस्फोट कर पूरी एशिया की राजनीति बदल दी। खतरा अब सरहद पर नहीं, सीधे घर के दरवाजे पर था। इस बीच भारत में होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु शक्ति की नींव रख दी थी। वो इस बात को समझ चुके थे कि अगर एशिया में टिके रहना है तो वैज्ञानिक ताकत ही आखिरी जवाब है। लेकिन 1966 में एक विमान हादसे ने भाभा को छीन लिया। भारत का दिल टूटा, दिमाग कांपा, लेकिन संकल्प रुका नहीं। वैज्ञानिकों ने भाभा का सपना थामे रखा। जब जब हम ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं सुनते हैं, हमें वही दर्द याद आता है। जैसा हमारे साथ हुआ वही आज उनके साथ हो रहा है। हम जानते हैं वैज्ञानिक खोने का दर्द क्या होता है, क्योंकि हमने अपने सबसे बड़े वैज्ञानिक को खोया था। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनते ही इन वैज्ञानिकों को खुली छूट दी। राजा रमन्ना और पी.के. अयंगार जैसे नाम आज भी भारतीय विज्ञान का स्वर्णिम अध्याय हैं। उन्होंने प्लूटोनियम को हथियार में बदला और 18 मई 1974 को पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा फोड़ा गया। सरकार ने इसे शांतिपूर्ण परीक्षण बताया, मगर अमेरिका और कनाडा भड़क गए, प्रतिबंध लगाए, धमकी दी, लेकिन भारत झुका नहीं। यही है असली नीति। जब दुनिया आंख दिखाए तब भी अपने रास्ते पर अडिग रहो। आज अगर भारत ईरान के मुद्दे पर संभल कर चलता है तो वो केवल राजनीति नहीं, अपने अतीत की संवेदनशीलता से सीखा हुआ संतुलन है। हमने वो दौर देखा है जब विज्ञान पर हमले सिर्फ इंसान नहीं, देश की आत्मा को तोड़ देते हैं। भारत जानता है परमाणु सपना कोई युद्ध की लालसा नहीं, आत्मरक्षा का अदृश्य कवच होता है। पोखरण के पहले परीक्षण के बाद भारत ने दुनिया को बता दिया था, हमारे पास ताकत है पर हम उसका इस्तेमाल नहीं चाहते। इसी को कहते हैं रेसिस्ट डिटरेंस, चुप रहो पर जब कोई आंख दिखाए तो बता दो कि जवाब देना आता है। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, वो बम के खिलाफ थे, पर वैज्ञानिकों की तोड़ी रुकी नहीं। राजीव गांधी ने मंचों पर निरस्त्रीकरण की बात की, लेकिन देश के अंदर मिसाइलों का निर्माण चालू था। और उस दौर में भारतीय मिसाइलों के पीछे एक नाम उभर कर आया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने पृथ्वी और अग्नि मिसाइलों को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ध्रुव रिएक्टर ने भारत को प्लूटोनियम दिया, यानी भारत अब केवल बातें नहीं, असली शक्ति तैयार कर रहा था। फिर आया 1990 का दशक। भारत में मंडराने लगा पाकिस्तान का परमाणु साया। पाकिस्तान अपनी तैयारी तेजी से बढ़ा रहा था। नरसिंह राव को समझ आ गया था कि अब चुप रहना खतरे से खाली नहीं। उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा, तैयारी पूरी रखो लेकिन पर्दे के पीछे रहो। और पोखरण में फिर से सुरंगें खोदी गईं, इस बार बहुत गहराई में। 1995 में जब जमीन फाड़ी जा रही थी, अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट्स ने हलचल पकड़ ली। CIA तक रिपोर्ट पहुंची और अमेरिका ने धमकियों की झड़ी लगा दी। दबाव ऐसा था कि नरसिंह राव ने परीक्षण रोकना पड़ा। मगर एक बात याद रखिए, काम रुका नहीं था, ज्वाला भीतर सुलग रही थी। यही तो भारत की रणनीति है। जब दुनिया समझे कि हम चुप हैं, तब भी हम भविष्य के लिए तैयार रहते हैं। एक शांत योद्धा की तरह जो तलवार म्यान में रखता है पर धार कभी कुंद नहीं होने देता। भारत जानता था समय आने पर जब फिर धमाके होंगे तो गूंज सारी दुनिया सुनेगी। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और 11 मई को पोखरण की धरती फिर कांपी। नाम था ऑपरेशन शक्ति और इस बार केवल धमाका नहीं हुआ, दुनिया की रणनीतिक सोच हिल गई। 5 परीक्षण हुए, जिनमें से एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस भी था। यानी अब भारत सिर्फ एटम बम नहीं, हाइड्रोजन बम भी बना चुका था। वाजपेयी जी ने गर्व से ऐलान किया, भारत अब एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। और फिर शुरू हुई दबावों और प्रतिबंधों की बारिश। अमेरिका समेत पूरी दुनिया चौंकी, पर भारत अब झुकने को तैयार नहीं था। बल्कि वाजपेयी सरकार ने साफ कहा, हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब ऐसा होगा कि दुश्मन इतिहास में भी मिसाल ढूंढता रह जाएगा। इन धमाकों के पीछे जो वैज्ञानिक सेनापति थे, आर चिदम्बरम, अब्दुल कलाम, के संथानम और अनिल काकोडकर, उन्होंने भारत को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां से अब किसी की धमकी बेअसर थी। अब भारत केवल मिसाइलें बनाकर नहीं बैठा था,
सेना ने इन्हें भरोसेमंद बना दिया, यानी लॉन्च टू इम्पैक्ट हर स्तर पर परीक्षण सफल रहे। समंदर की गहराइयों में अरिहंत पनडुब्बी तैयार हुई, जो परमाणु हथियार लेकर जल के रास्ते दुश्मन को खत्म कर सकती थी। इससे भारत ने एक नया युग शुरू किया। थल से हमला करो, नभ से घेरो और जल से खत्म कर दो। इसी को कहते हैं त्रिस्तरीय परमाणु प्रतिरोध क्षमता, मिनिमम डिटरेंस, मैक्सिमम करारा जवाब। भारत ने बिना किसी घमंड के वो ताकत पाई जो अब तक सिर्फ चंद देशों के पास थी। दुनिया ने महसूस किया, अब भारत को नजरअंदाज करना मतलब खुद को जोखिम में डालना है। और इसी दिन भारत की आवाज वैश्विक मंचों पर गूंज उठी। आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और परमाणु शक्ति से संपन्न भारत। 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच ऐतिहासिक असैनिक परमाणु समझौता हुआ और यहीं से भारत का परमाणु सफर वैश्विक मान्यता की सीढ़ी चढ़ने लगा। लेकिन यह केवल एक समझौता नहीं था, यह नेहरू का सपना, भाभा और कलाम की वैज्ञानिक दृष्टि, इंदिरा गांधी की हिम्मत, नरसिंह राव की चुप रणनीति, वाजपेयी की हुंकार और मनमोहन सिंह की कूटनीति का परिणाम था। जब दुनिया में युद्ध का शोर है, तब भारत एक शांतिप्रिय देश बनकर खड़ा है। लेकिन साथ में यह भी साफ है, अगर किसी ने आंख दिखाई तो हम हाथ पकड़ना नहीं, झटकना भी जानते हैं। यह पूरा सफर हमें 5 बड़ी सीख देता है। 1. ज्ञान और विज्ञान में निवेश करो, यही असली हथियार है। 2. राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सबको एकजुट रहना होगा। 3. धैर्य और गोपनीयता से ही बड़ा लक्ष्य साधा जा सकता है। 4. सही समय का इंतजार करो, संकल्प कभी बेकार नहीं जाता। 5. ताकत को संभालना और सही वक्त पर चलाना ही असली जिम्मेदारी है। पोखरण की तपती रेत से निकली जो गूंज थी, वह आज भी दुनिया के कानों में गूंज रही है। भारत ने बम दिखाने के लिए नहीं, बल्कि देश बचाने के लिए बनाया था। हमने किसी क्लब में घुसपैठ नहीं की, अपने दम पर परमाणु दरवाजा तोड़ा और आज हर बड़ी ताकत भारत को सलाम करती है। यह है भारत का आत्मविश्वास, यह है भारत की असली ताकत, जो ना झुकती है, ना रुकती है, बस बढ़ती है हर चुनौती को परास्त करके। आज भारत के पास S-400 है, ब्रह्मोस है, राफेल है और अपने ही बनाए अग्नि और पृथ्वी मिसाइल हैं। आज भारत के पास DRDO है, जो स्वदेशी हथियारों की रीढ़ बन चुका है। आज भारत वह देश है जिसने ब्रिटेन को अर्थव्यवस्था में पीछे छोड़ा है, वो ब्रिटेन जिसने हमें गुलाम बनाया था। आज हमारी GDP उसके ऊपर है और ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि 1947 में जब सब कुछ टूटा हुआ था, तब भी हमने सपने देखे थे। सपने जो सिर्फ जिए नहीं जाते, पूरे किए जाते हैं। आज दुनिया के मंच पर अगर भारत की आवाज गूंज रही है तो इसलिए नहीं कि हमने सौदे किए, बल्कि इसलिए नहीं कि हमने आत्मनिर्भरता को गले लगाया। रक्षा, अंतरिक्ष, तकनीक और अब चंद्रयान और गगनयान। भारत सिर्फ चल नहीं रहा, अब वो दौड़ रहा है। भारत अब किसी का मोहताज नहीं, और जब भारत अपनी शांति की ताकत दिखाता है तो दुनिया उसके परमाणु सन्नाटे में भी ताकत महसूस करती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।